हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आरओ ईआरओ का सेशन चल रहा है, सीज़न चल रहा है आजकल, है ना? प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, साथ में इसकी आंसर की भी आ चुकी है ना? और अब देखना ये है दोस्तों कि मेंस जो आरओ ईआरओ का जो मेंस है, इसका जो पेपर का जो पैटर्न है वो कैसे होने वाला है, ठीक है? अगर हमने कट ऑफ लगभग आपको बता ही दी है, अगर आपके जनरल कैटेगरी में होते हुए अगर आपके 110 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं या फिर मैं कहूँगा 100 पा रहे हैं आप, अगर 100 पा रहे हैं अगर आप, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप कर ही रहे होंगे, ठीक है? इसी तरह से ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी भी नियर 100 प्लस है अगर, या 98 प्लस है ना? या 100 प्लस है, 100 प्लस है अगर ओबीसी कैटेगरी के 100 प्लस हैं या फिर 98 प्लस है आउट ऑफ 150, तो भी आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं मेरे साथियों, अगर वो आप 90 प्लस हो, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही एसटी की बात करें तो वो भी 90 प्लस अगर हैं, तो आप भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना? अगर पिछली बार की कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, तो 80 पिछली बार की कट ऑफ की बात करते हैं तो पिछली बार कट ऑफ ऐसी कुछ रही थी, है ना? तो अब हमने अगर आपने पिछली बार कट ऑफ देखी हुई है तो अच्छी बात है ना? पिछली बार कट ऑफ आपको मालूम है। आपकी एससी की बात करें तो 87 जो मार्क्स थे वो एससी की कट ऑफ गई थी, ठीक है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 90 प्लस। बस ये पिछली बार की 87 अगर एससी की बात करते हैं तो प्लस माइनस 2 आप मान के चलिए, सीधी-सीधी बात ये है, ठीक है? जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं पेपर ईज़ी, हाँ, पेपर ज़रूर ईज़ी था, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग था, है ना? जो मैथमेटिक्स थी या रीज़निंग थी, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा आई हुई थी, तो अच्छे खासे बच्चे भी इसमें थोड़ा टाइम लगा रहे थे इसको हल करने के लिए। तो अगर आप 100 प्लस हैं, आप जनरल कैटेगरी में 100 प्लस हैं, तो आप सेफ़ हैं, है ना? आप ओबीसी में हैं, तो आपके 98 प्लस हैं, तो आप सेफ़ हैं। आप एससी कैटेगरी में 90 प्लस हैं या 95 प्लस है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 90 प्लस है तो आप सेफ ज़ोन में आप खुद को मान सकते हैं, ठीक है? इसी तरह एसटी भी अगर 90 प्लस है तो सेफ ज़ोन में मान सकते हैं। चलो, ये थी कट ऑफ की बात अलग है, लेकिन हम अगर मेंस के पेपर की बात करते हैं मेरे साथियों, तो मेंस में आपके 3 पेपर होने हैं। पहला जो पेपर आपका होगा, वो होगा मेरे साथियों जीएस का, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएँगे जनरल स्टडी के ऊपर, ठीक है? इसी रीति से सेकंड जो पेपर होगा दोस्तों आपका, वो होगा जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, है ना? फर्स्ट पेपर हमने डाल दिया है। सेकंड जो पेपर होगा दोस्तों आपको हिंदी संरचना पे होगा, जी, ठीक है? इसमें आपको पत्र लेखन हो गया, ये सब लिखने होंगे। इंग्लिश टू हिंदी लेसन करना होगा, वो अभी हम इसी पेपर में देखेंगे। और जो तीसरा जो पेपर होगा मेरे साथियों, वो होगा आपका निबंध लेखन, ठीक है? उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों इस पेपर को। पेपर नंबर सेकंड जो है, हिंदी शब्द रचना। हिंदी संरचना, इसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये 100 नंबर का होगा और इस ये 3 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। तो इसमें क्या-क्या लिखा रहेगा? यहाँ बोलता है, ये 2016 का पेपर है मेरे साथियों, है ना? 2016 में ये जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलो, अब देखते हैं हम दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों पर आधारित अंक उसके आगे लिखे गए हैं, मतलब, है ना? चलिए, तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि पत्र लेखन में अपना नाम, पता, अनुक्रमांक ना लिखें। आप ध्यान रखना, यदि अनिवार्य हो तो का, खा, गा, घा ये सब लिख सकते हैं आप, या एक्स, वाई, जेड लिख सकते हैं। अपना नाम, अनुक्रमांक आपने कुछ भी नहीं लिखना उसमें ना। चलिए, अगर ज़रूरी हो तो आपने एबीसीडी या क, ख, ग का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपठित गद्यांश इसमें पूछा जाएगा आपके पास। अपठित गद्यांश इसमें जैसे अंडरलाइन किया गया है, इसके बारे में अर्थ पूछ लेगा, है ना? ये आप जानते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसा-कैसा पूछा गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या ये पूछता है इस गद्यांश पे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, का क्वेश्चन, कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? मतलब जो ये गद्यांश हमने, अपठित गद्यांश हमने अभी पढ़ा, जो हम पेपर में देखेंगे, इसके लिए आपको सबसे उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या लगता है? ये आपका 4 नंबर का आने वाला है, ठीक है? और इसी रीति से आपका मेरे साथियों, आपका जो ये 2023 में जो अभी हम चल रहे हैं, तो इसका जो पेपर मेंस का होगा 2024 में, ये अप्रैल के आस-पास होने वाला है, हो सकता है ये, ठीक है? तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसकी बात करते हैं अगर हम,
दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि गद्यांश का सारांश लिखिए जो मूल गद्यांश का लगभग 1/3 हो, 1/3। माना बात, अगर इसमें 600 शब्द लिखे गए हैं ये गद्यांश पूरा, तो आपको 1/3 मतलब 200 वर्ड वर्ड में ये लिखना है, ठीक है? चलिए अगला देखो, यहाँ बोला है जो रेखांकित जो पंक्तियाँ उनकी व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियाँ कौन सी मेरे साथियों? जो ये वाली यहाँ पे रेखांकित की गई, ये वाली है और ये वाली, इस तरह की पंक्तियों को आपने जो है क्या करना है, इनका अर्थ लिखना है, उपयुक्त अर्थ इनका क्या है। तो आप एक अच्छी सी बुक खरीद लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया हुआ है मेरे साथियों, ये आया है सरकारी पत्र का सारणी रूप में क्या कीजिए, सार लेखन कीजिए निम्नलिखित। अब निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं हमारे पास, है ना। चलिए देखते हैं किस तरह के पत्र लेखन हमारे पास आए हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पत्र लेखन के लिए बोलता है कि मुख्य सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्यों के मुख्य अधिकारियों के नाम एक शासकीय पत्र भेजा गया था, जिसमें जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसका उल्लेख करते हुए संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को लिखिए, ठीक है, जिसमें उनके द्वारा द्विशयकृत कार्यों की जानकारी चाही गई हो। तो इस तरह का पत्र लेखन आपको लिखना है। दूसरा क्या आ रखा है, दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, कार्यालय आदेश क्या होता है या किसे कहते हैं? या कार्यालय आदेश का एक प्रारूप तैयार कीजिए। कार्यालय आदेश का एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो इसको इसके ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन 15 नंबर और ये भी आपका कितने नंबर का हो जाता है? 15 नंबर का हो जाता है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है? इसी रीति से अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें पत्र लेखन में, बोलता है उप सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत्त की आयु में परिवर्तन के विषय में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं, नई दिल्ली को लिखे गए पत्र पर अनुभाग अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी लिखिए। ठीक है, लिखी गई टिप्पणी लिखिए। तो ये भी 15 नंबर का है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास एक। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 शब्दों का हिंदी में रूपांतरण कीजिए। तो बड़ा इजी है मेरे साथियों, ये इंग्लिश के वर्ड इसको हिंदी में लिखना आपने। ठीक है, इसको ही आपने क्या करना है हिंदी में, और कितने लिखने, केवल 10। और ये हैं ये कितने, 12 हैं ये, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें कोई 10 आपको लिखना। देखो सब जान पे क्या होता है, वर्कलोड क्या होता है, टर्म क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, जो छोटे छोटे शब्द में देख रहा हूँ, है ना। फैकल्टी क्या होती है ना। कन्वेनर क्या होता है, वैलिड क्या होता है, एजेंसी क्या होती है। मतलब इसमें मुश्किल से 12 शब्द में मुश्किल से ऐसा होगा जो आप 10 शब्द नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कम से कम आप 8 शब्द तो इसमें कर ही लोगे, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ। ठीक है, 8 शब्द आप इसमें कर ही लोगे। ठीक है, एक आध गलत होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 शब्द ऐसे होंगे इनमें जो आप कर ही लोगे, मतलब तो इसमें बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है नहीं। तो आप कोशिश करना मेरे साथियों, ज़्यादातर प्रशासनिक शब्दों की आप तैयारी करना, प्रशासनिक शब्दों के बारे में आप तैयारी करना, उनके अर्थ के ऊपर, है ना। दूसरा देखिए जरा। अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, देखिए जरा, बोलता है निम्नलिखित का अंग्रेजी में रूपांतर कीजिए। स्थगन हो गया, प्रतिदर्श हो गया, विधेयक हो गया, शब्दशः हो गया, निविदा हो गया, प्रत्याहरण हो गया, सचेतन हो गया, अद्यतन हो गया, न्यास हो गया, सर्वेक्षण हो गया, संहिता हो गया और संपरीक्षा हो गया। ये थोड़ा जटिल लगते हैं देखने में, तो इस तरह की शब्दावली को आपने क्या करना है, रट लेना है अंग्रेजी में। ठीक है, इनका मीनिंग, ठीक है, इसको स्थगन को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श को क्या बोलते हैं, विधेयक को क्या बोलते हैं। तो इस तरह की शब्दावली को आपने वो कर लेना है, ठीक है, नोट कर लेना है और इनका वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। ठीक है, चलिए ये था दोस्तों हमारा हिंदी के ऊपर पेपर 2, है ना। अब हम देखते हैं दोस्तों दूसरा पेपर जो हमारा आया हुआ है निबंध लेखन पे, वो किस तरह का प्रश्न इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न पत्र आपका ये है, ये मेरे यहाँ पे है ना, इजी या निबंध लेखन। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न पत्र जो है ये भी 2016 का है मेरे साथियों। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया मिल सके कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है। ठीक है ना, भविष्य में जो अभी अप्रैल में हमारा मेंस या मार्च में हमारा मेंस होता है, ठीक है, जब भी ये मेंस होगा उसके लिए। चलिए, तो इसमें देखिए निबंध में क्या लिखा गया है, कुछ हम पॉइंट लिख देते हैं। ये भी 3 घंटे का है ना, और ये भी आपका 100 मार्क्स का है। और यहाँ पे लिखा गया, जैसे नोट में क्या लिखा गया कि हमें ये नोट जरूर पढ़ने हैं आपने पेपर में ना। बोलता है कि निम्नांकित क ख ग 3 खंडों में दिए गए विषयों शीर्षकों में प्रत्येक खंड
से एक-एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध हिंदी या अंग्रेजी में आपने लिखने हैं, ठीक है? अब दूसरा क्या बोलता है कि प्रत्येक निबंध अधिकतम 600 वर्ड का होना चाहिए, मतलब ये लिमिट है इसमें, है ना? तो कोशिश करना है इस 600 वर्डिंग में ही आपको इसमें निपटाना है, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं किस तरह के निबंध पूछे गए हैं, वो देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो हमें निबंध लिखना है, देखो क्या बोला है, समाज के विकास में साहित्य की भूमिका क्या होती है? जैसे आज की महिला, इसके ऊपर आपने लिखना, विश्व बैंक और भारत के जो संबंध है, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है? और इन्हीं का देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये तो आप अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो आप ए बी इसको लिखेंगे, है ना? अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको करेंगे। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं आज की महिला लिखेंगे, या फिर टुडे वुमेन लिखेंगे अंग्रेजी में, अगर आप इसको लिखते हैं, ठीक है? तो आप प्रेफ़र कर सकते हैं हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक भाषा को, ठीक है? तो ये पहला हो गया निबंध कि कैसे-कैसे करना है। दूसरा देखिए ज़रा, दूसरे में क्या लिखता है, पर्यावरण और हमारा जनजीवन, ठीक है? इसी रीते दूसरा देखें अगर हम, तो भारत की आर्थिक नीति क्या है, इस पे निबंध लिखिए। और भारतीय कृषि उद्योग, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको फॉलो करेंगे, अगर अंग्रेजी के हैं तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? तीसरा प्रश्न क्या देखते हैं इसमें हम लोग, खंड खा गा या पार्ट सी में क्या देखते हैं हम लोग, बोलता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा और हमारा देश, इसके बारे में लिखिए, आप निबंध लिखिए। 600 वर्ड याद रखना आप लोगों ने, 600 वर्ड में निपटाना है इसको। दूसरा, भूकंप और सुनामी की समस्या और हमारी निवारक व्यवस्था क्या है उसके ऊपर। और तीसरा गा वाला ऑप्शन है, ये क्या बोलता है, स्वच्छ भारत अभियान और हमारा देश। तो आपने किन्हीं 2 पे लिखना है, किन्हीं 2 पे, 3 दिए गए हैं, किन्हीं 2 पे। यहाँ लिखा हुआ देखो, नोट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 निबंध लिखने हैं आपने ना, एक-एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। ठीक है दोस्तों? तो एक-एक शीर्षक को चुनना आपने, 3 में से 1 शीर्षक को चुनना आपने, है ना? तीनों प्रश्नों में से। यहाँ से भी मेरे साथियों आपने तीनों में से कोई एक शीर्षक चुनना है और उस पे आपने निबंध लिखना है। एक निबंध ये हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ से भी आपने एक निबंध चुनना है इन तीनों में से और उसका आपने 600 वर्ड में लिखना है। यहाँ से भी आपने तीनों में से कोई एक चुनना है और इस तरह से पहले पार्ट में एक निबंध हो गया, दूसरे पार्ट में आपका दूसरा निबंध हो गया और तीसरे पार्ट में 3। तो मतलब प्रत्येक निबंध लिखने के लिए आपके आपके पास 3 चॉइस है, मतलब एक निबंध को लिखने के लिए, है ना? तो यहाँ भी 3 चॉइस है, उसमें पहले दूसरे वाले में 3 चॉइस है और इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये भी आपके लिए ईज़ी हो सकता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा जो अगर आपने प्री में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए हैं, तो ये मेंस अब सिर्फ़ आपके हाथों में है और कृपया अभी से आप तैयारी पे लग जाइए, है ना? ताकि समय रहते हुए आप लोग अच्छा गेन कर सको, ठीक है? तो साथ ही में आपका जो लिखने की कला है उसको भी ध्यान में रखिए अच्छे से और राइटिंग आपकी थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, है ना? कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड शब्दावली का प्रयोग कीजिए, जो प्रशासनिक शब्दावली होती है, उनका प्रयोग करेंगे आप अपने कुछ शेरो और शायरी होती है जो, है ना? शेरो शायरी मतलब कोई ऐसा नहीं कोई भी आपने शेरो शायरी लिख दी, कोई अच्छे वर्डिंग वाली शेरो शायरी, जैसे जो जो कवि लोग लिखते हैं ना, जो पदबंध मिलाते हैं कवि लोग। तो अगर आप कवियों को सुनते हैं, तो उनकी कविताओं में देखिए आप कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में। तो इस तरह की शब्दावली को अगर आप लिखते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दोस्तों दूसरा और तीसरा पेपर हिंदी लेखन में और निबंध लेखन पे ये, ठीक है? चलिए, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करें तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेंस में अच्छा गेन करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, यहीं रखते हैं आज।